प्यारे बच्चों, सुप्रभात। कैसे हैं आप लोग? आज हम अपना दूसरा वीडियो लेकर आप लोग के सामने उपस्थित हुए हैं। पहले पार्ट में बच्चों आपने पढ़ा कि नौ राष्ट्र के निर्माण के समक्ष कौन सी चुनौतियां थी। आज हम पढ़ेंगे कि आजादी के प्रारंभिक दौर में लगभग 3 दशक तक एक ही दल का प्रभुत्व था। वह दल कौन था, क्या परिस्थितियां थी, क्यों वह दल इतने समय तक अस्थायी रूप में रहा और जनता ने उसे अपने शासक के रूप में स्वीकार किया। आइए बच्चों देखते हैं एक दल के प्रभुत्व के दौर के बारे में। सबसे पहले हम यहाँ पर आपको परिचय देना चाहेंगे। लोकतंत्रात्मक व्यवस्था के तहत जब चुनाव की बात हमारे सामने आई तो उस समय देश के सामने बहुत विकट समस्या थी, क्योंकि देश तुरंत आजाद हुआ था और अन्य देश तरह तरह की व्यवस्थाओं को अपना रहे थे। ऐसे समय में भारत के लिए लोकतंत्रात्मक व्यवस्था को अपनाना, एक आम चुनाव कराना, ये बहुत बड़ी चुनौती थी। क्योंकि हमारे यहाँ जो हमने अपने शासन की प्रक्रिया को चुना उसमें संसदीय प्रक्रिया थी, जो प्रतिनिधित्वात्मक प्रक्रिया होती है, यानी कि एक व्यक्ति के प्रतिनिधित्व करने से ही हमारे देश के संसद की प्रक्रिया पूरी होती है। चुनावी राजनीति का जो पहला दौर था उसमें सबसे कठिन समस्या जो थी वह थी स्वतंत्र और निष्पक्ष चुनाव प्रणाली की। क्योंकि तुरंत हमारा देश आजाद हुआ था, उस समय विषम परिस्थितियों से हम लोग गुजर रहे थे, कहीं पर जातिवाद, कहीं पर क्षेत्रवाद। ऐसे समय में निष्पक्ष चुनाव कराना एक बहुत विकट समस्या थी। चुनाव प्रणाली क्या होगी, कौन कौन से नियम को अपनाए जाएंगे, इन सारी व्यवस्थाओं के साथ पहला चुनाव प्रारंभ हुआ। स्वतंत्रता के प्रारंभिक वर्षों में कांग्रेस का प्रभुत्व। स्वतंत्रता प्राप्ति के पश्चात प्रारंभिक वर्षों में एक ही पार्टी, कांग्रेस पार्टी का प्रभुत्व स्थापित रहा। तीसरा पॉइंट हमारा आता है विपक्षी दलों की नीतियां और उनका अभ्युदय। माना जाता है कि एक ही पार्टी से कई पार्टियों का उदय हुआ, जैसे कांग्रेस पार्टी से ही आगे चलकर तमाम सारी पार्टियों का उदय हुआ, क्योंकि इसी पार्टी के अंदर से विपक्ष दल की भावना प्रेरित होकर तमाम सारे विपक्षी दलों का जो है प्रारंभ हुआ। लोकतंत्र के रास्ते में चुनौतियां। लोकतंत्र व्यवस्था को स्थापित करने के लिए तमाम सारी चुनौतियां हमारे सामने थी, क्योंकि सबसे पहली चुनौती जो थी वह थी निरक्षरता। जिस समय हमारा देश 1947 में आजाद हुआ उस समय हमारे देश की जनता सिर्फ 18% थी जो साक्षर थी। इस 18% में 8 से 9% जो महिलाएं थी ये मात्र शिक्षित थी। ऐसे समय में एक आम चुनाव कराना एक बहुत बड़ी समस्या थी। दूसरा पॉइंट है निर्धरता, जातिवाद, क्षेत्रवाद, सांप्रदायिकता, स्त्री पुरुष असमानता। निर्धनता, जिसके कारण से जो है लोग एक दूसरी पार्टी की तरफ आकर्षित होकर गलत तरीके से अपना चुनाव करते। जातिवादिता पूर्णतः हमारे देश पर हावी थी, क्योंकि उस समय तक हमारा वर्ग समाज 4 वर्गों में विभाजित हो चुका था, ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र। क्षेत्रवाद, पूरब, पश्चिम, उत्तर, दक्षिण, इन सारी चीजों को लेकर भी आपस में काफी तनाव था। सांप्रदायिकता जो थी, डीएमके पार्टी जो थी, इसके अलावा जो अन्य पार्टियां थी वो गैर ब्राह्मणवादी पार्टियां थी, इन लोग के आपस में काफी टकराव हुए, जैसे हिंदू महासभा हुआ, शिवसेना हुआ। इस तरह की जो छोटी छोटी पार्टियां थी इनके अंदर सांप्रदायिकता की भावना मौजूद थी। स्त्री पुरुष असमानता। 1951 की जनगणना के अनुसार स्त्री और पुरुष में असमानता का दौर था, क्योंकि उस समय स्त्रियों की साक्षरता दर 8 से 9% थी। ऐसे समय में निष्पक्ष रूप से अपने मत का प्रयोग करना एक भारी समस्या थी। अब आता है पहला आम चुनाव। पहले 3 चुनाव में कांग्रेस का प्रभुत्व। यहाँ पर मैंने आप लोग को चार्ट के माध्यम से बताया है, पहला आम चुनाव, दूसरा आम चुनाव और तीसरा आम चुनाव। पहला आम चुनाव 1952 ईस्वी में हुआ, जिसमें 489 सीटों के लिए चुनाव हुआ, जिसमें 364 सीट मात्र अकेले भारतीय कांग्रेस पार्टी के हक में आई। बाकी जो है पार्टियां थी उनमें सारी सीटों का बंटवारा हुआ, 4, 6, 7, 12 इस तरह करके सारी पार्टियों का आया। दूसरा आम चुनाव हुआ। दूसरे आम चुनाव 1957 ईस्वी में हुआ, जिसमें 449 सीटों पर आम चुनाव हुआ। दूसरा आम चुनाव में भी कांग्रेस पार्टी ने जो है 371 सीटों में विजय प्राप्त की। तीसरा जो आम चुनाव हुआ
62 ईस्वी में इसमें कांग्रेस पार्टी ने 361 सीटें प्राप्त की। इस तरह से अगर तीनों आम चुनाव का आंकड़ा हम देखते हैं तो एक ही पार्टी यानी कांग्रेस पार्टी का ही प्रभुत्व हमारे देश पर रहा। ये कांग्रेस पार्टी, इसकी स्थापना 1885 ईस्वी में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना हुई। 1885 में जब भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना हुई तो उस समय ऐसा माना जाता था कि हम आजादी के लिए, जन आंदोलन के लिए जो हमको एक नेतृत्व चाहिए, उस नेतृत्व के रूप में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस पार्टी की स्थापना हुई, क्योंकि इसमें नवशिक्षित, कामकाजी और व्यापारी वर्ग थे और ये लोग मिलकर एक राष्ट्र की कल्पना कर रहे थे। 20वीं शताब्दी में आते ही इस पार्टी का जो स्वरूप था वह जन आंदोलन में बदल गया और आने वाले 3 दशकों तक ये कायम रहा। पहले 3 दशक में चुनाव में एक दल का प्रभुत्व, वह कौन सी परिस्थितियां थी कि पहले 3 दलों के चुनाव में एक ही पार्टी का प्रभुत्व रहा। कांग्रेस पार्टी के सभी वर्गों का प्रतिनिधित्व प्राप्त था। जो कांग्रेस पार्टी थी उसको सभी वर्गों का प्रतिनिधित्व प्राप्त था। वह सामान्य वर्ग था, पिछड़ा वर्ग था, अनुसूचित वर्ग था, सभी वर्गों का प्रभुत्व इनको प्राप्त था, क्योंकि कांग्रेस पार्टी की उस समय की जो नीतियां थी वह उदारवादी थी। अन्य पार्टियों का उदय कांग्रेस से हुआ। इसके बाद भारतीय जनता पार्टी, साम्यवादी पार्टी, हिंदू महासभा, शिवसेना, ये तमाम सारी जो पार्टियां, छोटी मोटी पार्टियां और क्षेत्रीय पार्टियां जो हमारे सामने आई, इनका भी उदय इसी कांग्रेस पार्टी से हुआ। कांग्रेस का चमत्कारी नेतृत्व ये सबसे अहम भूमिका निभाता है, क्योंकि आजादी के दौर में पंडित जवाहरलाल नेहरू का जो नेतृत्व था, जो उनके अंदर एक प्रतिभा थी, वह प्रतिभा उस समय तक कांग्रेस में मौजूद थी। लोग एक बार उनको देखने के लिए पूरा जन सैलाब उमड़ पड़ता था, जिसका प्रभाव उनको चुनाव के दौर प्राप्त हुआ। राष्ट्रीय आंदोलन की विरासत। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना जब 1885 ईस्वी में हुई, उस समय हमारे यहाँ स्वतंत्रता के लिए लड़ाइयाँ चल रही थी और आजादी के बाद जब हमारे यहाँ 3 चुनाव प्रारंभ हुए, उस समय इसको राष्ट्रीय आंदोलन का जो लाभ मिला, जो विरासत में चीजें मिली, यह जो है कांग्रेस पार्टी के लिए बहुत ही कारगर साबित हुई। गुटों में सहनशीलता। ऐसा नहीं था कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस पार्टी जो थी उसके अंदर किसी तरह का कोई विवाद नहीं था, उसके अंदर भी तमाम छोटे छोटे गुट थे, लेकिन इन गुटों को आपस में मिलकर सहनशीलता के साथ काम करने की कला मालूम थी। जनमत की कमजोरी। उस समय जनमत कैसे किया जाए, मतदान कैसे किया जाए, इन सारी चीजों पर जो है आगे हम चर्चा करेंगे, क्योंकि उस समय ऐसा कोई सटीक पॉइंट नहीं था या जनता शिक्षित नहीं थी कि किस तरह से वो अपने मतों का प्रयोग करे। यहाँ पर 2 चीजें बहुत इम्पोर्टेंट है जो बच्चों मैं आपको बताना चाहती हूँ कि हमारा पहला आम चुनाव अक्टूबर 1951 ईस्वी से प्रारंभ होकर फरवरी 1952 ईस्वी के मध्य हुआ। पहले प्रथम मुख्य चुनाव आयुक्त श्री सुकुमार सेन जी थे। अब आते हैं कि मतदान के तरीकों में बदलाव। जिस समय हमारा देश आजाद हुआ उस समय मतदान का जो तरीका था वह अलग था। अगर 4 प्रत्याशी होते थे, क, ख, ग, अगर इस तरह के 4 प्रत्याशी होते थे तो चारों प्रत्याशियों के नाम की एक मत पेटी ऐसे ऐसे रख दी जाती थी और जनता सादे कागज को मोड़कर उन मत पेटियों में डालती थी। इस तरह से चुनाव होता था। उसके बाद जो दूसरा तरीका आया, बैलेट पेपर छपवाए गए और उसमें जो है पार्टी के सामने उनका नाम अंकित होता था और उनका चिन्ह अंकित होता था। लोग उस पर अपना मुहर लगाकर और बैलेट बॉक्स में डाल देते थे। इस तरह से तमाम सारे खर्चे बढ़ने लगे, कागज का आने जाने का और उनको सुरक्षित रखने का। तो फिर हम और आगे बढ़े तो उसमें और बदलाव आया और आज हम जो नए मतदान का हम प्रयोग कर रहे हैं तरीके का, वो ईवीएम मशीन के द्वारा किया जा रहा है। ये काफी सुरक्षित भी है और कम खर्चीली भी है कि एक चुनाव में प्रयोग करने के पश्चात पुनः उसको हम अगले चुनाव के लिए रख देते हैं। 1857 ईस्वी में पहला आम चुनाव केरल का विधानसभा का जो हुआ, 1857 ईस्वी में केरल में विधानसभा का जो चुनाव हुआ, इस विधानसभा के चुनाव में सर्वप्रथम कांग्रेस की हार हुई और पूरे विश्व की राजनीति में, लोकतंत्र में ये पहली जीत थी जो कम्युनिस्ट पार्टी ने जीतकर अपनी सरकार बनाई थी। परंतु यहाँ पर अनुच्छेद 336 का दुरुपयोग करते हुए 1959 ईस्वी में
कांग्रेस पार्टी ने केरल की सरकार को गिराकर वहां पर अपनी सरकार पुनः स्थापित की। अगर ये देखा जाए तो पहली बार 336 अनुच्छेद का दुरुपयोग किया गया था। सोशलिस्ट पार्टी या समाजवादी पार्टी, इसके बाद एक नई पार्टी का उदय हो रहा था जिसे हम सोशलिस्ट पार्टी या समाजवादी पार्टी के नाम से जानते हैं। बच्चों, सोशलिस्ट पार्टी और भारतीय जनता पार्टी का उदय कैसे हुआ, क्या हुआ, इसके बारे में हम अगले वीडियो में फिर चर्चा करते हैं। बच्चों, पिछले वीडियो में हमने आपको बताया था कि 1957 ईस्वी में प्रथम बार केरल में विधानसभा चुनाव, बच्चों ये प्रथम बार ना होकर 1957 में द्वितीय बार जो है विधानसभा का जो चुनाव हुआ था। अब हम आते हैं सोशलिस्ट पार्टी या समाजवादी पार्टी। जिस समय कांग्रेस पार्टी अपने चरमोत्कर्ष पर थी, उसी समय एक नई पार्टी का जन्म हो रहा था, वह थी सोशलिस्ट पार्टी और या समाजवादी पार्टी। कांग्रेस और कम्युनिस्ट पार्टी दोनों अलग अलग विचारधारा के थे, परंतु समाजवादी पार्टी की जो विचारधाराएं थी उसको देखते हुए कांग्रेस ने अपनी नीतियों में परिवर्तन करना प्रारंभ कर दिया, क्योंकि कांग्रेस पार्टी न कि एक पार्टी थी बल्कि एक विचारधारा भी थी। उसने समाजवाद की विचारधारा को अपनाना प्रारंभ कर दिया। ये करना भी कांग्रेस पार्टी की अपनी एक चाल थी, क्योंकि उस समय दो ऐसे नेता थे समाजवादी पार्टी के, राम मनोहर लोहिया और अशोक मेहता। राम मनोहर लोहिया कांग्रेस की इस नीति के विरोधी थे, क्योंकि दूसरे पार्टी की ली गई नीतियों पर काम करना यह उनके पक्ष में नहीं था। अशोक मेहता जो थे ये दबे शब्दों में धीरे धीरे कांग्रेस की तारीफ कर रहे थे और यहीं से समाजवादी पार्टी का विघटन प्रारंभ हुआ। समाजवादी पार्टी के प्रमुख नेता जयप्रकाश नारायण, अच्युत पटवर्धन, अशोक मेहता, आचार्य नरेंद्र देव और राम मनोहर लोहिया थे। इसी तर्ज पर हिंदुस्तान में तमाम सारी पार्टियों का गठन हुआ। समाजवादी पार्टी, राष्ट्रीय जनता पार्टी, जनता दल का गठन हुआ। जनता दल भी आगे चलकर दो भागों में विभाजित हो गया, यूनाइटेड जनता दल और सेकुलर जनता दल। महत्वपूर्ण बिंदु यह है कि पार्टियों के अंदर जो गठबंधन था वो गठबंधन किस प्रकार से पार्टी के बाहर आया। पहले पार्टियों के अंदर छोटे छोटे गठबंधन होते थे, कई पार्टियों को जोड़कर एक बड़ी पार्टी बनाई गई थी। उनकी अंदर विचारधारा भी अलग होती थी, उनकी सोच अलग होती थी, लेकिन उस समय ऐसा था कि सारी पार्टियों के अंदर गठबंधन होने के पश्चात भी वह एकजुट थी। बाद में पार्टियों के अंदर का जो गठबंधन था वो बाहर आया और गठबंधन पार्टी का गठन हुआ, यानी अलग अलग पार्टियों का गठन हुआ। अलग अलग पार्टियों को जोड़कर एक गठबंधन सरकार का प्रारंभ हुआ। नई पार्टी के उदय एवं विकास जो आगे चलकर हम भारतीय जनता पार्टी के नाम से जानी जाती है। भारतीय जनता पार्टी का जो पुराना नाम था वह भारतीय जनसंघ था। भारतीय जनसंघ की स्थापना 1951 ईस्वी में हुई थी। इनके संस्थापक श्यामा प्रसाद मुखर्जी थे। इनकी सक्रियता आरएसएस और हिंदू महासभाओं में देखी जा सकती थी, या हम कह लें एक सिक्के के दो पहलू थे। जनसंघ पार्टी की विचारधाराएं अन्य पार्टियों से अलग थी। जनसंघ पार्टी की जो विचारधारा थी वह भारतीय संस्कृति, भारतीय परंपरा, एक राष्ट्र, अखंडता, हिंदी को राजभाषा इत्यादि पर बनाने के ऊपर विचार कर रही थी। इन सब पर आधारित इनकी विचारधारा थी। विपक्षी पार्टियों का विलय, एक दलीय प्रभुत्व के दौर में तमाम ऐसे क्षेत्रीय पार्टियां थी या अन्य पार्टियां थी जिनका उदय हो रहा था, क्योंकि लोगों को ये लगता था कि एक ही पार्टी का वर्चस्व अगर भारत में कायम रहा तो लोकतंत्र जैसी व्यवस्था को सफल नहीं माना जाएगा। लोकतंत्र में बहुदलीय लोकतंत्र, यानी एक लोकतंत्र में बहुत सारे दलों का गठन होता है। ऐसा होने पर ही लोकतंत्र को सफल माना जाता है, जैसा अन्य देशों में था। अन्य देशों की अपेक्षा यह परिस्थितियां हमारे देश भारत में भी मौजूद थी। काल, विपक्षी दलों के उदय का प्रारंभिक काल, जब 1951 ईस्वी में पहला आम चुनाव हुआ था, तभी विपक्षी दलों का जो उदय होना था उसका प्रारंभिक चरण था, क्योंकि उस समय यह इतना सक्रिय नहीं थी, इसलिए इनको विपक्ष में बैठना मंजूर हुआ। सत्तारूढ़ दल की कमियों को उजागर करना, जो विपक्षी दल होता था उसका काम क्या था कि जो सत्तारूढ़ पार्टी है उनके कार्यशैली में कहां पर कमियां हैं इसको उजागर करना। अगर इसको आलोचनात्मक दृष्टि से देखा जाए तो ये एक बहुत बड़ा महत्वपूर्ण पॉइंट है।
शासक दल की तानाशाही प्रवृत्ति पर अंकुश लगाना कि अगर शासक दल जो है वह अपनी तानाशाही करता है तो जो विपक्षी दल है वह उनकी इस तानाशाही प्रवृत्ति पर अंकुश लगा सकता है। इसी के साथ साथ तमाम सारी स्वतंत्र पार्टियां अस्तित्व में आई। ये पार्टी 1959 ईस्वी में अस्तित्व में आई। सरकार अर्थव्यवस्था में कम से कम हस्तक्षेप करे, इस पार्टी का यह उद्देश्य था कि जो अर्थव्यवस्था की नीतियां निर्धारित की जा रही हैं, इन नीतियों में सरकार का कम से कम हस्तक्षेप होना चाहिए, क्योंकि आर्थिक समृद्धि के लिए व्यक्ति की स्वतंत्रता आवश्यक है। सरकारी हस्तक्षेप, केंद्रीयकृत योजना, राष्ट्रीयकरण, अर्थव्यवस्था और बीच में सार्वजनिक क्षेत्र में इनकी मौजूदगी की आलोचना करती थी। स्वतंत्र पार्टी का यह मानना था कि अगर इन सारी चीजों में सरकार का हस्तक्षेप रहा तो हम अपनी अर्थव्यवस्था को मजबूत नहीं कर पाएंगे। ये पार्टी जो थी गुटनिरपेक्षता, सोवियत संघ के साथ दोस्ती, इन सारी चीजों को भी गलत मानती थी, जो कि पंडित जवाहरलाल नेहरू का ये प्रथम मोटो था। भारत में प्रमुख राजनीतिक पार्टियों के कार्यक्रम, भारतीय कांग्रेस पार्टी की नीतियां, इनकी नीतियां ये थी राजनीतिक कार्यक्रम इनके और आर्थिक एवं सामाजिक कार्यक्रम। राजनीतिक कार्यक्रम में लोकतंत्र में कहा जाता है कि एक राष्ट्र और एकता और अखंडता को कायम रखना, भ्रष्टाचार, अपराधीकरण, आतंकवादी, ये सब नीतियों का जो है विरोध करती थी कि हमारे देश में भ्रष्टाचार खत्म हो, अपराधीकरण खत्म हो, आतंकवाद न पनपने पावे, इस तरह के लिए वह प्रयास, इन सब बातों के लिए वो प्रयासरत थी कांग्रेस पार्टी। कांग्रेस पार्टी की विदेश नीति में गुट निरपेक्षता, पंचशील सिद्धांत, अंतर्राष्ट्रीय शांति सिद्धांतों का समर्थन करना था। आर्थिक और सामाजिक नीतियों में गरीबी उन्मूलन, बेरोजगारी, आर्थिक सुधार, घरेलू उत्पाद, कृषि पर आधारित पैदावार को बढ़ाने का प्रयास किया गया था। कमजोर वर्ग और दलित वर्ग के जो लोग थे, इन लोगों के लिए अलग से सुविधाएं उपलब्ध करवाना, संचार साधन को उपलब्ध करवाना, शिक्षा और उत्तम स्वास्थ्य देना, साथ ही महिला और बाल कल्याण के कार्यक्रमों को आयोजित करना। भारतीय जनता पार्टी की नीतियां और कार्यक्रम, भारतीय जनता पार्टी की जो नीतियां थी वह राजनीतिक कार्यक्रम एकता, अखंडता, पंचायती राज व्यवस्था को सुदृढ़ करना व संविधान के 73वें और 74वें संविधान संशोधन में परिवर्तन करना चाहती थी। आर्थिक कार्यक्रम में भूखमरी की समस्या को समाप्त करना, भूमिगत जो हमारी समस्याएं थी, किसानों में सुधार करना, उद्योगों का चतुर्भुजी विकास करना, ये भारतीय जनता पार्टी की नीतियां थी। सामाजिक कार्यक्रम में अनुसूचित जात, अनुसूचित जनजात, महिला, बाल कल्याण, महिला शिक्षा, इन सारी चीजों पर जोर देना इनकी पार्टी का उद्देश्य था। राष्ट्रीय सुरक्षा यानी सीमांत प्रदेशों की जो संवेदनशीलता थी, इस संवेदनशीलता पर इन्होंने एकजुट होकर काम करने का प्रयास किया, ये इनकी नीतियों में शामिल था। पंजाब, पूर्वोत्तर प्रदेश, असम, जम्मू कश्मीर, इन सब में सामाजिक और राजनीतिक जो गड़बड़ियां थी उनको दूर करने का इनका एजेंडा था। विदेश नीति, विदेश नीति में गुट निरपेक्षता, पंचशील सिद्धांत, अंतर्राष्ट्रीय शांति व्यवस्था, इन सारी चीजों को जो भारतीय जनता पार्टी ने अपने उसमें एजेंडे में शामिल किया। अब हम देखते हैं कि अगर हम आजादी के प्रारंभिक वर्षों का अध्ययन करते हैं तो एक ही पार्टी का अभ्युदय रहा, वह थी भारतीय कांग्रेस पार्टी। परंतु धीरे धीरे आगे चलकर सामाजिक परिवर्तन, लोगों की सोच, इन सारे बदलाव के साथ साथ भारतीय जनता पार्टी एक बड़ी पार्टी के रूप में उभर कर सामने आई और उसने अपनी नीतियों को आम जनता के लोगों से जोड़कर जनता तक पहुंचाने का प्रयास किया। बच्चों, आज के लिए बस इतना ही, फिर हम अगले वीडियो में मिलेंगे। वीडियो को आप लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा। धन्यवाद।